क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की राजनीति अचानक कैसे बदल गई? वो राज्य जहां सालों तक कुछ ही ऊंची जातियों का राज होता था, वहां अचानक एक ऐसा नेता क्यों आ गया जिसने सत्ता का पूरा नक्शा ही बदल दिया? और एक ऐसा नेता जो अपनी टूटी फूटी हिंदी और देहाती अंदाज के लिए मशहूर था, उसने कैसे करोड़ों लोगों को सम्मान और ताकत का एहसास दिला दिया? तो आज की कहानी में एक पैसिव रिवॉल्यूशन की बात होगी, यानी एक खामोश क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और इसने बिहार के समाज को पूरी तरह से कैसे उलट पलट कर रख दिया। सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला है वो जादुए के बेवकूफ समझता है। तो दोस्तों, साल 1990 से पहले का बिहार कैसा था? ये वो दौर था जिसे सामंती लोकतंत्र, यानी अंग्रेजी में जिसे फ्यूडल डेमोक्रेसी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा किला हो और उस पर सिर्फ 4 जातियों का राज हो, ब्राह्मण, भूविहार, राजपूत और कायस्थ। गिनती में ये लोग भले ही कम थे, लेकिन सत्ता, पैसा और समाज पर इन्हीं का कंट्रोल था। अब आजादी के बाद से साल 1990 तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार पर लगभग लगातार राज किया। बहनों और भाइयों, न सिर्फ और इस पर अपर कास्ट सिस्टम को बनाए रखा। कांग्रेस का ये राज इसलिए टिका रहा क्योंकि उसका एक बड़ा फिक्स वोट बैंक था, जमींदार, अपर कास्ट और साथ में अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग। लेकिन इस गठजोड़ में एक बड़ी कमी थी, इसमें ओबीसी जातियां, खासकर कुर्मी, क्यूरी और यादवों के लिए जगह ही नहीं थी। और हाँ, ये वही दौर था जब यादव समाज को सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा अपमान झेलना पड़ता था। उनके पारंपरिक काम जैसे गाय भैंस पालना और दूध बेचना उन्हें ऊपरी जातियों की नजरों में नीचे गिरा देता था। पुराने मुहावरों में उन्हें सबसे गंवार और बेवकूफ लोग कहा जाता था। इवन ऐसी लोक पंक्तियां प्रचलित हो गई थी कि यादव की बुद्धि 12 बजे आती है। तो ऐसा स्टेटस हो गया था यादवों का तब। और वो अक्सर ऊपरी जातियों के लिए चरवाहा यानी मवेशी चराने का काम करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यादवों ने 3 सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में सबसे ज्यादा अपमान झेला है। अब क्या है ना, हर सिस्टम का एक एक्सपायरी डेट होता है। कांग्रेस के इस राजशाही को चुनौती देने वाला एक बड़ा नाम था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। उन्होंने ओबीसी समाज को एक नई पहचान दी और एक ऐतिहासिक नारा दिया। क्या नारा था? संसोपा की ये बई मांग, पिछड़े पहिए 100 में 7। अर्थात इसका सीधा मतलब था 100 में 60 अब पिछड़े पाएंगे। इस नारे ने बिहार के पिछड़ों में एक नई उम्मीद जगा दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये जाति को एक नई परिभाषा देने का ऐलान था। अब तक सोशल कास्ट यानी सामाजिक जाति थी जो आपको सिर्फ अपमान और मजबूरी देती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल कास्ट का उदय हो गया जो आपको सत्ता, सम्मान और सरकारी खजाने की हिस्सेदारी दिला सकता था। और फिर आया साल 1990, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार ओबीसी विधायकों की संख्या अपर कास्ट के विधायकों से ज्यादा हो गई। पहली बार, इतिहास में पहली बार। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक सामाजिक उलटफेर था। इस उलटफेर का सबसे बड़ा चेहरा बने लालू प्रसाद यादव। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। एक आंकड़ा देखिए, आपको बताता हूँ। 1985 में जहां अपर कास्ट 38.5 विधायक थे, वहीं 1995 आते आते यह आंकड़ा गिरकर 21.8 पर आ गया। और उसी दौरान ओबीसी विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 43 हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाला आंकड़ा यादवों का था। 1952 में सिर्फ 7.9% विधायक थे और 1995 में ये आंकड़ा 25.8 पर पहुंच गया। लालू यादव का 15 साल का शासन, जिसे विरोधी जंगल राज कहते थे, दरअसल उनके लिए सम्मान राज था। उनका नारा था, क्या था? विकास नहीं, सम्मान चाहिए। उन्होंने जानबूझकर सरकार को डी-एलिटाइज यानी अभिजात वर्ग से मुक्त कराने की कोशिश की। उन्हें पता था कि सरकार के बड़े बड़े पद, ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही पर कास्ट का दबदबा है। 2002 में बिहार के लगभग 59% आईएएस अधिकारी सिर्फ 4 ऊपरी जातियों में से ही थे। लालू ने जानबूझकर इस अभिजात तंत्र को कमजोर किया। कैसे किया? तो उनके बारे में कई किस्से मशहूर हैं।
वो खुलेआम अपने पैर को मेज पर रखते थे और सामने आईएएस अफसर को फाइल लेकर खड़े करते थे। वो अफसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते ताकि उनके समर्थकों में प्रशासन का डर खत्म हो जाए। उनके राज में पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों ने पुलिस और प्रशासन से डरना बंद कर दिया था। लालू यादव ने अपने लोगों से जुड़ने के लिए आम भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल किया। वो खुद को एक ग्वाला यानी दूध वाला कहते थे। और उनकी रैलियां कैसी थी, आप इसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी रैलियों को रैला या महारैला कहा जाता था। इतने लोग, इतनी भीड़ आती थी। और सबसे खास बात उनकी लाठी का सिंबल, चरवाही की लाठी, जो भैंस को काबू करने के काम आती थी, वो लालू के लोगों के लिए ताकत और सम्मान का प्रतीक बन गई। और लालू यहीं तक नहीं रुके। लालू ने एक शक्तिशाली मुस्लिम यादव अलायंस यानी MY समीकरण बनाया। उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। कब शुरू हुआ ये तब शुरू हुआ जब देश में बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ था। याद है लालू ने लाल कृष्ण अडवाणी को अरेस्ट करवाया था। ये वही वक्त था। लालू के राज में दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में सांप्रदायिक दंगे कम हुए। इस तरह वो अपने कोर वोट बैंक को जोड़ने में कामयाब हो गए। उनके आलोचक कहते हैं कि उन्होंने राजनीति को मुनाफे का धंधा बना दिया और जहां उनके समर्थकों को गैर कानूनी काम और दलाली के जरिए फायदा पहुंचाया गया। लेकिन क्या है ना, हर सत्ता की अपनी सीमाएं होती हैं। लालू के राज में यादवों का दबदबा इतना बढ़ गया था कि कुर्मी और क्योरी जैसे दूसरे पिछड़े वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। इस असंतोष का फायदा उठाया किसने? लालू के पुराने ही साथी नीतीश कुमार ने। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश कुमार एक कुर्मी अब आप थे। जान उन्होंने लीजिए लालू के जंगल कि राज जो के खिलाफ संख्या थी सुशासन, पहले, गुड गवर्नेंस और विकास का नारा दिया। उनकी राजनीति भी एक नया सामाजिक प्रयोग थी। उन्होंने पिछड़े समाज को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC और महादलित जैसी नई श्रेणियां बनाई। उन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिया, जिसने स्थानीय स्तर पर नए वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी मिली। ये एक तरह से लालू के वोट बैंक को बांटने की सोची समझी रणनीति थी। लेकिन नीतीश का सुशासन भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। कैसे? 2006 में उन्होंने भूमि सुधार के लिए D बंदोपाध्याय कमीशन बनाया। कमीशन ने बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों के लिए कई सिफारिशें दी, लेकिन जमींदारों और ऊपरी जाति के दबाव में उन्होंने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। इससे साबित हुआ कि विकास और सुशासन के पीछे भी जातिगत समीकरण को मैनेज करने की मजबूरी थी। तो प्रिय दर्शकों, बिहार की यह कहानी क्या बताती है कि लोकतंत्र ने एक समाज को सम्मान और पहचान दी, लेकिन ये एक अधूरी क्रांति है। यह राजनीति सत्ता और प्रतीक को तो बांट पाई, लेकिन जमीन और आर्थिक असमानता के बड़े मसलों को नहीं सुलझा पाई। बिहार का सफर हमें सिखाता है कि जातीय राजनीति एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये एक समाज की पहचान को सिर्फ बांटती ही नहीं, बल्कि उसे एक राजनीतिक हथियार भी बनाती है। लालू ने एक बड़े पिछड़े गठबंधन को एकजुट किया, तो नीतीश ने उसे छोटी छोटी पहचानों में बांटकर अपनी सत्ता बनाई। आज भी हर चुनाव में यही कहानी किसी न किसी नए रूप में आपके सामने आ जाती है। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? शायद ऐसी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी ही सच्ची सामाजिक क्रांति है, या असली क्रांति तब होगी जब हर हाथ को काम मिलेगा, हर किसान को जमीन मिलेगी और हर बिहारी बाहर जाकर काम नहीं तलाशेगा, स्वास्थ्य पर काम होगा, शिक्षा सुधरेगी। अब आप इस पूरे सफर के बारे में क्या सोचते हैं? लालू का सम्मान जरूरी था या नीतीश का विकास? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।